झारखंड में वन्यजीव संरक्षण पर आज की हमारी खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं बताते बल्कि एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब ये कि झारखंड भारत में वन्यजीव संरक्षण का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है बल्कि कई मामलों में इसका कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो रहा है। ये कहना बिल्कुल सही है। जब हम इन दस्तावेजों को देखते हैं तो हमें सिर्फ पार्क और अभयारण्यों की एक लिस्ट नहीं मिलती, बल्कि इतिहास की वो परतें खुलती हैं जहां कई चीजें पहली बार हुई हैं। ये एक तरह से भारत के संरक्षण इतिहास का उद्गम स्थल जैसा लगता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है, इन स्रोतों की गहराई में जाकर ये समझना कि झारखंड की संरक्षण की कहानी इतनी खास क्यों है। हम जानेंगे कि कौन सी पहले इसे सबसे अलग बनाती हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। और बातचीत शुरू करने के लिए एक सवाल, क्या कभी किसी ने सोचा है कि दुनिया में बाघों की पहली गिनती कहाँ हुई होगी? शायद अफ्रीका या किसी और देश में? नहीं, इसका जवाब हमारे आज के विषय यानी झारखंड से ही जुड़ा है। और यही वो धागा है जिसे हम आज की पूरी बातचीत में बुनेंगे। ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये उस विरासत का प्रतीक है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं और कई जैविक उद्यान भी हैं। हाँ, और कई जैविक उद्यान भी। सुनने में ये सिर्फ संख्याएं लगती हैं ना? हाँ, लेकिन इन संख्याओं के पीछे एक रणनीति है। ये कोई बिखरा हुआ प्रयास नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क है, एक जाल जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में फैला है ताकि जैसे अलग अलग तरह के इकोसिस्टम और जानवरों को सुरक्षा मिल सके। कहीं हाथियों के लिए गलियारा है तो कहीं बाघों का इलाका। और ये नेटवर्क कितना बड़ा है, मतलब कितना एरिया कवर करता है? स्रोत बताते हैं कि ये सब मिलकर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.63% हिस्सा कवर करते हैं। अब ये 2.63% सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे। नहीं, पहली बार में तो नहीं लगता। लेकिन जब हम इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं तो इसकी अहमियत समझ आती है। दस्तावेज में एक और आंकड़ा है, ये राज्य के कुल वन्य क्षेत्र का 9% है। मतलब ये हुआ कि अगर आप झारखंड के जंगलों को 100 हिस्सों में बांटें तो उनमें से 9 हिस्से सीधे तौर पर वन्य जीवों के लिए संरक्षित हैं। हर 10वां हिस्सा। ये एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य ने अपने सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन मतलब जंगलों का एक बड़ा हिस्सा वन्य जीवों के नाम किया है। ये वाकई तस्वीर को साफ करता है। तो ये तो हुआ नेटवर्क का दायरा। अब आते हैं उन पहलुओं पर जो इस कहानी को ग्राउंड जीरो बनाती हैं। दस्तावेज में एक बहुत ही खास बात का जिक्र है। साल 2001 में देश का पहला हाथी रिजर्व झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में स्थापित किया गया था। देश का पहला, ये एक मील का पत्थर है। आज हम हर जगह हाथी गलियारों और रिजर्व की बात करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत वो झारखंड से हुई। उस समय ये समझना कि हाथियों जैसे विशाल जानवरों को, जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है, एक खास संरक्षित क्षेत्र की जरूरत है, ये एक बहुत दूरदर्शी सोच थी। और ये सिर्फ हाथियों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इंसान और हाथियों के बीच के टकराव को कम करने की भी एक बड़ी कोशिश थी। और ये सिर्फ जीवित जानवरों तक ही सीमित नहीं है ना। एक और अनोखी पहल का जिक्र है साहिबगंज जिले की राजमहल पहाड़ियों में एक जीवाश्म उद्यान मतलब फॉसिल पार्क विकसित किया जा रहा है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये संरक्षण के फलक को कितना चौड़ा करता है ये दिखाता है। एक तरफ हम आज के विशालकाय हाथियों को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ हम लाखों साल पुराने पौधों और जीवों के निशानों को सहेज रहे हैं जो पत्थर बन चुके हैं। ये हमें बताता है कि इस धरती पर हमसे पहले क्या था। ये वर्तमान और सुदूर अतीत दोनों को एक साथ बचाने की कोशिश है। इन सब पहलुओं को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती होगी, जाहिर है। दस्तावेज के मुताबिक राज्य सरकार ने वन्यजीव अभयारण्यों के लिए 10 साल की एक वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। 10 साल की योजना का असल में मतलब क्या होता है जमीनी स्तर पर? देखिए, 10 साल की योजना का मतलब है कि आप सिर्फ आज की नहीं सोच रहे। ये एक लंबी दृष्टि है। इसमें सिर्फ जानवरों की गिनती नहीं होती, इसमें तय किया जाता है कि अगले दशक में जंगल की सेहत कैसे सुधरेगी, पानी के स्रोत कैसे बनाए या बचाए जाएंगे, अवैध शिकार रोकने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल होगी और स्थानीय समुदायों को साथ लेकर कैसे चला जाएगा। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप जो ये पक्का करता है कि प्रयास बिखरे हुए ना हो।
और इस रोड मैप पर नजर रखने के लिए दस्तावेज एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के गठन की बात करता है। ये 10 सदस्यों की एक संस्था है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, और यहाँ अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं वाली बात बहुत अहम है। इसे पदेन अध्यक्ष कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जो भी व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो अपने आप इस बोर्ड का अध्यक्ष भी बन जाएगा। इससे ये पद किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि राज्य की सबसे शक्तिशाली कुर्सी से जुड़ जाता है। फायदा ये है कि संरक्षण के मुद्दों को सर्वोच्च प्रशासनिक प्राथमिकता मिलती है, फैसले जल्दी हो सकते हैं, फंड्स मिलने में आसानी होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है ना? क्या इससे ये खतरा नहीं है कि अगर किसी मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं मान लीजिए विकास या उद्योग हों और संरक्षण न हो तो पूरा बोर्ड ही निष्प्रभावी हो सकता है? मतलब ये ताकत जितनी फायदेमंद है उतनी जोखिम भरी भी हो सकती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये दो धारी तलवार है। जब एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री होता है तो संरक्षण को पंख लग जाते हैं, लेकिन अगर प्राथमिकताएं बदल जाएं तो वही तंत्र कमजोर भी पड़ सकता है। हालांकि बोर्ड में विशेषज्ञ और अधिकारी भी होते हैं जो एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, पर हाँ, नेतृत्व का असर वो बहुत ज्यादा होता है, ये सच है। ठीक है, तो हमने एक व्यापक तस्वीर देख ली है, एक नेटवर्क, कुछ देश में पहली जैसी पहले और एक प्रशासनिक ढांचा। अब इस नेटवर्क के दिल में झांकते हैं। झारखंड के एकलौते राष्ट्रीय उद्यान पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1986 में हुई, लातेहार जिले में है और 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस क्षेत्रफल को थोड़ा संदर्भ में रखते हैं। 226 वर्ग किलोमीटर का मतलब है मुंबई शहर का लगभग आधा हिस्सा। सोचिए, मुंबई के आधे से भी बड़ा इलाका जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वन्य जीवों के लिए समर्पित है। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान शब्द का मतलब समझना भी जरूरी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये सबसे ऊंचा दर्जा है। सबसे ऊंचा दर्जा? जी। यहाँ किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि जैसे कि चराई या लकड़ी काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये एक किला है, प्रकृति का अभेद्य किला। और इस किले के नाम की कहानी तो और भी मजेदार है। मैं तो इसे बस एक स्थानीय नाम समझ रहा था, लेकिन दस्तावेज बताता है कि बेतला मतलब BETLA असल में एक एक्रोनिम है, यानी एक ऐसा नाम जो वहां पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवरों के नामों के पहले अक्षर से बना है। अरे वाह, ये तो वाकई अनोखा है। क्या है वो जानवर? B से बाइसन, E से एलिफेंट, T से टाइगर, L से लेपर्ड और A से एक्सिस, जो चीतल या चित्तीदार हिरण का वैज्ञानिक नाम है। कितना शानदार तरीका है पार्क की पहचान बताने का। कमाल है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो पार्क का मिशन स्टेटमेंट है जो उसके नाम में ही छिपा है। यह हर किसी को जो वहां जाता है तुरंत बता देता है कि इस जगह की असली दौलत क्या है और हमें किसे बचाने पर ध्यान देना है। ये मार्केटिंग और संरक्षण का एक बेहतरीन मेल है, कह सकते हैं। बिल्कुल, और जाहिर है इन 5 के अलावा भी वहां बहुत कुछ है। दस्तावेज में गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, जंगली सूअर का भी जिक्र है। मतलब ये वाकई एक बहुत समृद्ध इकोसिस्टम है। और यही समृद्धि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान की सफलता का पैमाना है। जब एक जंगल में शिकारी मतलब टाइगर, लेपर्ड और शिकार जैसे चीतल, नीलगाय दोनों की अच्छी आबादी हो तो इसका मतलब है कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ और संतुलित है। और शिकारी की बात चली है तो चलिए उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, बाघों की गिनती। ये जानकारी मुझे इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी। स्रोत बताता है कि दुनिया में बाघों की पहली गणना 1932 में पलामू के जंगलों में की गई थी। एक मिनट रुक कर इस बात को हजम करते हैं। 1932 ये वो दौर था जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बाघों को या तो महाराजाओं और अंग्रेजों के लिए शिकार की ट्रॉफी माना जाता था या फिर आदमखोर समझकर मारा जाता था। और उस वक्त D.W. निकलसन नाम का एक शख्स पलामू के जंगलों में बाघों की गिनती कर रहा था। ये अपनी सोच में समय से कितना आगे थे। ये सिर्फ जानवरों को गिनना नहीं था, ये एक नजरिया था कि ये जानवर भी महत्वपूर्ण हैं, इनकी आबादी को समझना जरूरी है। यस, ये वैज्ञानिक संरक्षण की नींव का पहला पत्थर रखने जैसा था। बिल्कुल, ये इस क्षेत्र को वन्यजीव प्रबंधन के इतिहास के नक्शे पर सबसे ऊपर रखता है। आज हम सैटेलाइट कॉलर, कैमरा ट्रैप जैसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय सोचिए
पग चिन्हों और दूसरे संकेतों से ये काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। और ये हमें बताता है कि पलामू के जंगल हमेशा से बाघों के लिए कितने अहमियत रखते थे कि किसी को उनकी गिनती करने का ख्याल आया। और ये ऐतिहासिक विरासत आज भी जिंदा है। दस्तावेज इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए बताता है कि जब 1973-74 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, जो देश की सबसे बड़ी संरक्षण पहलों में से एक है, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसके तहत पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना की गई। तो ये एक सीधी रेखा है। 1932 में पहली गणना और फिर 1973 में उसी जगह को देश के पहले कुछ टाइगर रिजर्व में से एक के तौर पर चुनना। ये 1932 के उस काम को एक तरह की राष्ट्रीय सलामी थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि दशकों के अवलोकन और उस क्षेत्र के महत्व को दी गई एक औपचारिक मान्यता थी। और आज ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो एक ही जगह पर दुनिया की पहली बाघ गणना भी हुई और राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। यही इस जगह को खास बनाता है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये बाघ संरक्षण का एक जीता जागता इतिहास है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, 1932 की बाघ गणना, देश का पहला हाथी रिजर्व, बेतला जैसा अनोखा पार्क और इन सबको चलाने वाला एक प्रशासनिक ढांचा, तो झारखंड की क्या तस्वीर उभर कर आती है? तस्वीर ये उभरती है कि झारखंड की वन्यजीव संरक्षण की कहानी गहरी है, बहुस्तरीय है। ये सिर्फ वर्तमान की कोशिशों पर नहीं, बल्कि एक मजबूत ऐतिहासिक नींव पर खड़ी है। यहाँ संरक्षण सिर्फ एक सरकारी विभाग का काम नहीं लगता, बल्कि ये इस क्षेत्र की पहचान का हिस्सा लगता है। प्रशासनिक कार्रवाई, ऐतिहासिक विरासत और पारिस्थितिक विविधता, इन तीनों का एक अनूठा संगम हमें यहाँ देखने को मिलता है। वाह, आपने तो पूरी बात को बहुत अच्छे से समेट दिया। ये सिर्फ कुछ जगहों के नाम नहीं, बल्कि एक पूरी प्रणाली है जो काम कर रही है। हाँ, और इसी बिंदु पर यह चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। देखिए, हमने अब तक सरकारी योजनाओं, कानूनों और ऐतिहासिक तथ्यों की बात की है, लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं बनता। उसमें और उसके आसपास इंसान भी बसते हैं, सदियों से रहते आए हैं। आप स्थानीय समुदायों की बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें ये तो बताता है कि क्या किया गया, पार्क बना, रिजर्व बना, कानून लागू हुआ। लेकिन संरक्षण की असली कहानी तो तब पूरी होती है जब हम ये समझते हैं कि इसका वहाँ रह रहे लोगों पर कैसे असर हुआ। इन संरक्षित क्षेत्रों और उनके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों के बीच आज क्या संबंध है? क्या वे संरक्षण को एक अवसर के रूप में देखते हैं या एक बाधा के रूप में? संरक्षण की सफलता अक्सर इसी मानवीय पहलू पर टिकी होती है, और शायद यही वो सवाल है जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को इस चर्चा के बाद सोचना